नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो मानव इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। जी हां, हम बात कर रहे हैं मेसोपोटामिया की। यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम के कोर्स सिलेबस का ये एक बेहद जरूरी हिस्सा है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आखिर इस सभ्यता ने इतिहास की दिशा कैसे बदल दी। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज का हमारा सिलेबस टू स्कोर रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे मेसोपोटामिया के भूगोल से, फिर देखेंगे शहरीकरण, उसके बाद लेखन कला यानी राइटिंग का विकास, मंदिर और राजाओं की भूमिका, मारीनगर का ट्रेड और एंड में इसका ग्लोबल लेगेसी। मिट्टी की साधारण बस्तियों से लेकर एडवांस मैथमेटिक्स तक का ये सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, मेसोपोटामिया का भूगोल यानी दो नदियों के बीच की भूमि। अब देखिए, किसी भी पुरानी सभ्यता के आर्थिक विकास को समझना हो तो उसका मैप जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। नक्शे पर दजला और फरात यानी टिग्रिस और यूफ्रेटीज नदियों को फारस की खाड़ी में गिरते हुए साफ देखा जा सकता है। और ये इतना क्रूशल क्यों है? क्योंकि इन्हीं नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ सिल्ट ने दक्षिणी रेगिस्तान में शुरुआती खेती को प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाया। सच तो यह है कि इस भौगोलिक वरदान के बिना वहां इतनी महान सभ्यता पनप ही नहीं सकती थी। मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही क्लासिक कॉन्सेप्चुअल तुलना है। भौगोलिक भिन्नताओं ने यहाँ दो अलग पर एक दूसरे पर निर्भर आर्थिक क्षेत्र बनाए। एक तरफ नॉर्थ में स्टेप घास के मैदान थे जहां सर्दियों में बारिश होती थी, ये एनिमल हर्डिंग यानी पशुपालन के लिए परफेक्ट थे। और दूसरी तरफ साउथ में था पूरा रेगिस्तान। यहाँ जमीन काफी सूखी थी और खेती कंप्लीटली नदियों की सिंचाई पर डिपेंडेंट थी, लेकिन फिर भी यहाँ की एग्रीकल्चरल उपज लिटरली असाधारण होती थी। तो अब आते हैं दूसरे खंड पर, शहरीकरण का उदय। आखिर ये जटिल समाज बने कैसे? एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ सरप्लस अनाज होने से ही शहर नहीं बन जाते। इसके लिए एक कॉम्प्लेक्स आर्थिक जाल चाहिए होता है। लॉजिक बहुत ही सिंपल है। जब खेती में सरप्लस पैदावार हुई तभी आबादी के एक हिस्से को दूसरे काम करने का वक्त मिला। यहीं से स्पेशलाइज्ड शिल्पों का उदय हुआ, जैसे पत्थर तराशने वाले या कांसे के औजार बनाने वाले। इसे ही हम श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, जो अर्बन लाइफ की सबसे बड़ी पहचान है। अब हर चीज तो एक जगह नहीं मिलती ना, तो धातुओं और कीमती पत्थरों को बाहर से मंगवाने के लिए ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड शुरू हुआ और इन सब का ट्रैक रखने के लिए एक सॉलिड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जरूरत पैदा हो गई। और ये बात इस मास्टरपीस से ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट होती है। 3000 ईसा पूर्व का ये प्रसिद्ध वारका हेड एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे बनाने के लिए सफेद संगमरमर, लैपिस लाजुली और काले दमार यानी बिटुमेन का यूज हुआ था। और मजे की बात यह है कि ये सभी चीजें दूर दराज के इलाकों से इंपोर्ट की गई थी। ये इस बात का एब्सोल्यूट प्रूफ है कि तब तक उन्नत व्यापारिक नेटवर्क बन चुके थे। बिना एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड सिस्टम के ऐसी कला बन ही नहीं सकती। चलिए अब तीसरे टॉपिक पर मूव करते हैं, लेखन कला का विकास। आखिर लिखने और रिकॉर्ड रखने की नौबत आई क्यों? जैसे जैसे व्यापारिक लेन देन बढ़ने लगे वैसे वैसे चीजों का स्थायी हिसाब रखने की सख्त जरूरत महसूस होने लगी। और दोस्तों, यहीं से जन्म हुआ लेखन कला का। प्रीलिम्स के नजरिए से इस टर्म को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कुनेफॉर्म, जिसे हिंदी में कीलाकार लिपि भी कहते हैं, ये लैटिन शब्द क्यूनियस यानी खूंटी और फॉर्मा यानी आकार से बना है। स्टार्टिंग में ये लिपि सुमेरियन भाषा के लिए यूज होती थी, पर रफली 2400 ईसा पूर्व के आसपास अक्कादी भाषा ने इसकी जगह ले ली। अब सोचिए, उस वक्त हिसाब रखने का फिजिकल प्रोसेस कैसा होता होगा। सबसे पहले गीली और चिकनी मिट्टी को गूंथकर एक ऐसी पट्टिका बनाई जाती थी जिसे आसानी से हाथ में पकड़ा जा सके। फिर एक सरकंडे की तीखी नोक से उस गीली मिट्टी पर कीलाकार साइंस प्रेस किए जाते थे। उसके बाद इन पट्टिकाओं को धूप में सुखाकर हमेशा के लिए सख्त कर दिया जाता था। इसका सबसे बड़ा फायदा यह था कि एक बार मिट्टी सूख गई तो उसमें कुछ नया नहीं जोड़ा जा सकता था। बेसिकली ये एक परमानेंट और अनऑल्टरेबल रसीद बन जाती थी। अगर हम प्रारंभिक और बाद के मिट्टी के टैबलेट्स का कंट्रास्ट देखें तो विकास एकदम साफ समझ आता है। शुरुआती साइंस में आपको अनाज और जानवरों की साधारण विजुअल लिस्ट्स दिखेंगी, लेकिन जो बाद की वेज शेप्ड स्क्रिप्ट है वो पूरी तरह से डेवलप्ड है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बौद्धिक छलांग थी, क्योंकि अब सिर्फ वस्तुओं का ही नहीं बल्कि साउंड्स और सिलेबल्स को भी विजुअल रूप में रिप्रेजेंट किया जाने लगा था। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, मंदिर, राजा और शहर,
दक्षिण में आखिर सत्ता कैसे डेवलप हुई और वहां पावर का एवोल्यूशन कैसे हुआ? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्रोनोलॉजी काफी क्रिटिकल है। इसे ध्यान से मैप कर लीजिए। 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच उत्तर में खेती शुरू हुई। 5000 ईसा पूर्व दक्षिण में सबसे पुराने मंदिर बने। 3200 ईसा पूर्व तक लेखन की शुरुआत हो चुकी थी और 3000 ईसा पूर्व आते आते उरुक एक मैसिव शहर में तब्दील हो गया था। फिर 2400 ईसा पूर्व में सुमेरियन की जगह अक्काडी भाषा आ गई। ये पूरा टाइमलाइन आपकी तैयारी के लिए अत्यंत उपयोगी है। इन शुरुआती शहरों में मंदिरों का रोल सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं था। इनिशियली ये कच्ची ईंटों के छोटे दिवाले थे जो बाद में विशाल सीढ़ीदार संरचनाओं में बदल गए। ये चंद्र देवता और इनाना जैसी देवियों के घर माने जाते थे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शहर के मेन इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव हब्स थे। ऑयल प्रेसिंग से लेकर अनाज पीसने और उनके वितरण तक पूरा का पूरा सिस्टम मंदिरों से ही कंट्रोल और ऑर्गेनाइज किया जाता था। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये जो 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक का विशाल मंदिर बना, इसके पीछे की कहानी क्या है? असल में युद्ध में जीतने वाले मुखियाओं ने आम जनता पर अपनी सत्ता और प्रभाव को मजबूत करने के लिए लूटी हुई संपत्ति का इस्तेमाल किया। उन्होंने इन शानदार और ह्यूज स्ट्रक्चर्स को बनाया और सजाया। इससे मंदिरों की भव्यता भी बढ़ी और इन वॉर लीडर्स की अथॉरिटी भी परमानेंटली सेट हो गई। चलिए अब आते हैं 5वें खंड पर, व्यापार और मारीनगर, जो कि सच में एक जबरदस्त आर्थिक पावर हाउस था। जरा मैप में नदियों के अपस्ट्रीम की ओर यानी ऊपरी प्रवाह की तरफ ध्यान दीजिए। यहां मारी शहर का आर्थिक मॉडल कंप्लीटली अलग था। फरात नदी पर इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफी खास थी। ये शहर एसेंशियली एक क्रूशल टोल गेट की तरह काम करता था। दक्षिण और खनिज समृद्ध उत्तरी क्षेत्रों के बीच जो भी तांबा, टिन, तेल या शराब जाता था, मारी उन पर टैक्स वसूलता था। और मारी के इस बिजनेस मॉडल ने उन्हें कितना अमीर बनाया, ये आप इस फैक्ट से समझ सकते हैं। राजा जिमरी लिम का महल इंटरनेशनल लेवल पर इतना फेमस था कि नॉर्थ सीरिया का एक छोटा राजा लिटरली सिर्फ उस महल को देखने के लिए एक इंट्रोडक्शन लेटर लेकर वहां आया था। इनकी ये इमेंस वेल्थ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से नहीं बल्कि उन वाइटल ट्रेड रूट्स पर लगे टैक्स से आती थी। काफी स्मार्ट थे ये लोग। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिटिकल कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ थे दक्षिण के सेटल्ड किसान जिनका मेन फोकस एग्रीकल्चर पर था और जो पानी के राइट्स को लेकर अक्सर लड़ते रहते थे। दूसरी तरफ थे एमोराइट्स जैसे नोमैडिक पशुचारक। ये पश्चिमी रेगिस्तान से आते थे और सेटलमेंट को लेबर और ट्रूप्स प्रोवाइड करते थे। आगे चलकर इन्होंने मारी जैसी राजवंशों की नींव भी रखी। इन दोनों ग्रुप्स को एक्चुअली एक दूसरे की सख्त जरूरत थी, पर सर्वाइवल के इस खेल में इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते थे, जो मेसोपोटामियन इतिहास की एक मेजर थीम है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 6वें और अंतिम खंड पर, मेसोपोटामिया की देन। किस तरह इन्होंने मॉडर्न साइंस का बेस बनाया। नो, व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज, आज हम टाइम और मैथ्स को जैसे देखते हैं उसका ओरिजिनेशन पॉइंट यही है। 4000 साल से भी पहले मिट्टी की पट्टिकाओं पर यह सब ऑलरेडी चल रहा था। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट हो या टाइम कीपिंग में एक दिन को 24 घंटों और 1 घंटे को 60 मिनट में डिवाइड करना हो, हमारे मॉडर्न कैलेंडर और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस का पूरा फाउंडेशन इन्हीं मेसोपोटामियन लोगों ने रखा था। और ये बातें हवा में नहीं हो रही, हमारे पास इसका सॉलिड फिजिकल एविडेंस है। लगभग 1800 ईसा पूर्व की ऐसी कई क्ले टैबलेट्स मिली हैं जो इन एडवांस कैलकुलेशंस को शो करती हैं। उन्होंने बस इस नॉलेज को खोजा ही नहीं बल्कि इसे प्रॉपर वे में प्रिजर्व करने के लिए स्कूल्स और लाइब्रेरीज भी बनाई। उनका एम क्लियर था, इस डेंस मैथमेटिकल और लिटरेरी नॉलेज को आगे की जनरेशंस तक एक्यूरेटली पास करना। तो अगली बार जब आप समय देखने के लिए घड़ी की तरफ देखें तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, हमारी डेली लाइफ का कितना बड़ा हिस्सा उन प्राचीन मेसोपोटामिया के स्क्राइब्स यानी लिपिकों ने तय किया था। उनका इम्पैक्ट आज भी जिंदा है। नमस्ते, चलिए बिना देर किए इस एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे हजारों साल पहले महज भौगोलिक मजबूरियों से निकले कुछ प्राचीन नवाचार आज भी हमारी आधुनिक दुनिया को चला रहे हैं। सच मानिए, हम एक ऐसी सभ्यता की बात कर रहे हैं जिसने हम इंसानों के इतिहास की नींव ही रख दी थी। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारी कलाई घड़ी में 24 घंटे का दिन ही क्यों होता है? या फिर बाजार से मिलने वाली ये जो पक्की रसीदें हैं, इनका कॉन्सेप्ट आखिर कहाँ से आया? इसका जवाब कल या परसों में नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुराने अतीत में कहीं बहुत गहराई में छिपा हुआ है। और यही एंट्री होती है मेसोपोटामिया की, यानी आज का आधुनिक इराक। यूनानी भाषा में मेसोस का मतलब होता है मध्य और पोटेमोस का मतलब नदी। तो दजला और फरात
इन दो जीवनदायिनी नदियों के बिल्कुल बीचों बीच बसा ये इलाका असल में हमारे शहरी जीवन का एकदम ओरिजिनल जन्म स्थान है। अब अगर हम इसके भूगोल को देखें तो ये एक बहुत ही डाइवर्स और कमाल की जगह थी। उत्तर पूर्व के हरे भरे मैदानों को देखिए, जहां सबसे पहले खेती शुरू हुई। उत्तर के घास के मैदानों में पशुपालन फला फूला, लेकिन जो सबसे सूखा दक्षिणी रेगिस्तान था ना, बिल्कुल वहीं दुनिया के सबसे पहले शहर और हमारी लेखन कला का उदय हुआ। है ना एकदम उलट बात। अब यहां एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, एक कठोर सूखा दक्षिणी रेगिस्तान अचानक इतना उपजाऊ कैसे हो गया? तो होता क्या था कि फरात नदी अपने साथ उत्तरी पहाड़ों से एक बहुत ही बारीक उपजाऊ गाद बहाकर लाती थी, और जब भी बाढ़ आती तो वो गाद पूरे इलाके में बिछ जाती थी। नतीजतन वहां खेती में एक जबरदस्त उछाल आ गया। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। यहां एक बहुत बड़ा संसाधनों का असंतुलन था। खाने की कोई कमी नहीं थी। गेहूं, जौ, मटर सब भर भर के था। ऊन भी था, पर परेशानी ये थी कि वहां अच्छे पत्थर, मजबूत लकड़ी और धातुओं का बिल्कुल नामो निशान नहीं था। और इसी एक कमी ने उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर देखने पर मजबूर कर दिया। जरा विजुअलाइज कीजिए, फुरात नदी में बहती हुई हवा से चलने वाली लकड़ी की नावें जो अनाज और ऊनी कपड़ों से लदी हुई हैं। ये उस जमाने का सबसे सस्ता और बेहतरीन ट्रांसपोर्ट था। वे अपना सरप्लस माल तुर्की और ईरान जैसे दूर दराज के इलाकों में भेजते थे और बदले में कीमती धातु और पत्थर लाते थे। इसी ट्रेड नेटवर्क में इन शहरों को इतना अमीर बनाया। अब इतना सारा व्यापार हो रहा है तो उसका हिसाब किताब कैसे रखा जाए? आज तो हम फटाक से कंप्यूटर खोल लेते हैं, लेकिन तब लिपिक्स क्या करते थे कि चिपचिपी मिट्टी को गूंथकर एक स्लेट या पट्टिका बनाते थे, और सूखने से पहले ही एक तेज सरकंडे की नोक से उस पर कील जैसे छोटे छोटे निशान बनाते थे। फिर उसे धूप में सूखने रख देते थे। और ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया की पहली लिखावट किसी रोमांटिक कविता या कहानी को लिखने के लिए नहीं बनी थी। बिल्कुल नहीं। ये बनी थी एकदम प्रैक्टिकल चीजों के लिए, जैसे रसीदें, जमीन के कागजात और बही खाते। सोचिए, इसके लिए उन लिपिकों को कितने सारे मुश्किल और जटिल निशान रटने पड़ते होंगे। और जैसे जैसे समय बीता, इस पूरे इलाके की भाषा भी इवॉल्व होती गई। 2400 ईसा पूर्व के आसपास सुमेरियन भाषा पुरानी पड़ गई और उसकी जगह ली अक्कदी भाषा ने। फिर 1400 ईसा पूर्व के आते आते अरामाइक भाषा का उदय हुआ। ये वही भाषा है जो हिब्रू से काफी मिलती जुलती है, और दिलचस्प बात यह है कि आज भी इराक के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। दो शहरों की कहानी, उर और मारी में दैनिक जीवन। चलिए अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहां आम लोग कैसे रहते थे। अब अगर हम उर और मारी शहरों को देखें तो इनमें जमीन आसमान का फर्क था। उर शहर एकदम अस्त व्यस्त सा था। पतली टेढ़ी मेढ़ी गलियां जहां कीचड़ भरा रहता था, जल निकासी का कोई अता पता नहीं, और गधों पर लाद कर माल ढोया जाता था। लेकिन दूसरी तरफ था मारी, एकदम रईस, शाही राजधानी और फरात नदी के किनारे बसा एक टॉप क्लास व्यापारिक केंद्र। और शहर की एक और बात बड़ी अजीब थी। वहां के घरों में निजता के लिए खिड़कियां नहीं होती थी, लेकिन उनका पूरा जीवन अंधविश्वासों से भरा हुआ था। मतलब अगर घर की दहलीज थोड़ी उठी हुई है तो वो छप्पर फाड़ के पैसा लाएगी, और अगर घर का मुख्य दरवाजा बाहर की तरफ खुल गया तो भाई पति पत्नी में रोज झगड़े पक्के हैं। क्या अजीब सोच थी ना। एक और बड़ा दिलचस्प फैक्ट ये है कि उस समाज में मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं होते थे। आप उन्हें उस जमाने के कमर्शियल हब या डाउनटाउन मान सकते हैं। ये शुरू तो छोटे देवालयों के तौर पर हुए थे, लेकिन बाद में विशाल आर्थिक संस्थान बन गए, जहां अनाज पीसा जाता था, ऊन बुना जाता था और बड़े बड़े व्यापार संभाले जाते थे। हालांकि सब कुछ इतना भी आसान नहीं था। मारी जैसी जगहों पर एक ही जगह बसने वाले किसानों और लगातार घूमने वाले खानाबदोश चरवाहों के बीच जमीन और पानी को लेकर अक्सर ठनी रहती थी। ये एक लगातार चलने वाला सामाजिक आर्थिक संघर्ष था, क्योंकि दोनों की जरूरतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। मेसोपोटामिया की अमर विरासत और आधुनिकता की नींव। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम और आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। अब हम बात करेंगे उस गणितीय क्रांति की जिसने दुनिया को बदल दिया। सोचकर देखिए, 1800 ईसा पूर्व में जब बाकी दुनिया बस जीना सीख रही थी, तब इन विद्वानों के पास गुणा और भाग के टेबल थे। उन्हें वर्गमूल निकालना आता था, और तो और वो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट तक की कैलकुलेशन कर लेते थे। ये वाकई हैरान करने वाला है। और ये नंबर 12, ये उनकी गजब की काल गणना प्रणाली को दिखाता है।
उन्होंने चांद की चाल को समझा और पूरे साल को ठीक 12 महीनों में बांट दिया। ये एक ऐसा मानक था जिसे बाद में रोमनों ने अपनाया और आज हम सभी अपने घरों के कैलेंडर्स में इसी का इस्तेमाल करते हैं। और ये नंबर 60 तो हमारी जिंदगी का शायद सबसे अहम हिस्सा है। एक दिन में 24 घंटे, 60 मिनट का 1 घंटा और 60 सेकंड का 1 मिनट, समय को मापने का ये पूरा का पूरा सिस्टम यहीं इसी मेसोपोटामिया में पैदा हुआ था। इसने इंसान के समय देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अगली बार जब भी कोई कलाई घड़ी देखे या दीवार पर टंगे कैलेंडर को पलटें, तो याद रहे कि हम सीधे उन प्राचीन नव प्रवर्तकों से जुड़ रहे हैं। मेसोपोटामिया का भूत आज भी हमारी दिनचर्या तय कर रहा है। तो अब सवाल यह है कि हमारे आसपास ऐसा और कौन सा प्राचीन इतिहास है जो यूं ही हमारी आंखों के सामने मौजूद है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये टॉपिक सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये हमारे मॉडर्न लाइफ के बेसिक स्ट्रक्चर से डीपली जुड़ा है। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप क्वेश्चनिंग और बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए।